बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर चल रहा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण समाप्त हो गया। आज हमारा चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का भौतिक गुण। क्या चलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का भौतिक गुण, इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा बच्चों। इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का भौतिक गुण चलेगा आज। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का भौतिक गुण में सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट नंबर 1 लेते हैं, अवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवस्था की बात करते हैं और रंग की बात करते हैं। अवस्था और रंग की बात करते हैं, है ना। और हम गंध की बात करते हैं। पहले में हम क्या करते हैं? पहले में हम किसकी बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अवस्था कैसा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का रंग कैसा है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का गंध कैसा है। तो बच्चों सुनिए ध्यान से। प्रथम तीन सदस्य कौन कौन? फार्मिक एसिड HCOOH, एथेनोइक एसिड CH3COOH और प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। ये प्रथम तीन सदस्य। तो प्रथम तीन सदस्य बच्चों ध्यान रखेंगे, प्रथम तीन सदस्य जो अम्ल है, प्रथम तीन सदस्य जो अम्ल के हैं ये तीक्ष्ण गंध, इनका क्या है? जो है तीक्ष्ण गंध वाले द्रव हैं। बात समझ में आया? तो प्रथम तीन सदस्य क्या है? फार्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड तीक्ष्ण गंध वाले द्रव हैं। समझ में आ गया? प्रथम तीन सदस्य कौन कौन? फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। फार्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड प्रथम तीन सदस्य तीक्ष्ण गंध वाले द्रव हैं। तो ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है और इनकी गंध तीक्ष्ण होती है। अब इसके अलावा अन्य छह सदस्य अर्थात जो है हमारे पास कार्बन 4 से लेकर के कार्बन 9 तक। तो अन्य 6 सदस्य कार्बन 4 से लेकर कार्बन 9 तक। कार्बन 4 मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नोनोइक एसिड। तो कार्बन 4 से लेकर कार्बन 9 तक के कौन कौन सदस्य होंगे? कार्बन 4 वाला ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बन 5 वाला पेंटेनोइक एसिड, कार्बन 6 वाला हेक्सेनोइक एसिड, कार्बन 7 वाला हेप्टेनोइक एसिड, कार्बन 8 वाला ऑक्टेनोइक एसिड, कार्बन 9 वाला नोनोइक एसिड। तो 6 सदस्य कार्बन 4 से लेकर कार्बन 9 तक का, जिसका मैंने नाम लिया। ये कैसे हैं? खराब मक्खन की गंध। तो हमारे पास खराब मक्खन की गंध वाले हैं कार्बन नंबर 4 से कार्बन नंबर 9 तक। तैलीय द्रव हैं। कैसे हैं? तैलीय द्रव हैं। बात समझ में आया? तो कार्बन 4 6 सदस्य कार्बन 4 से लेकर कार्बन 9 तक के जो 6 सदस्य हैं, इनकी गंध खराब मक्खन की गंध जैसी है। खराब मक्खन जैसे सड़ा हुआ मक्खन गंध देता है, वैसे इनकी गंध होती है और ये तैलीय द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये मैंने दूसरी बात कह दिया, 2 बात कह दिया। अब तीसरी बात हम करें उच्च सदस्य। कौन सदस्य? उच्च सदस्य मतलब कार्बन 9 से आगे के सदस्य, कार्बन 9 के आगे के सदस्य। तो उच्च सदस्य
अब तीसरी बात हम कर रहे हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के उच्च सदस्य हैं वह मोम जैसे, उच्च सदस्य क्या है, मोम जैसे रंगहीन, मोम जैसे हैं और रंगहीन है, और क्या है, गंधहीन है, और गंधहीन है, और क्या है, ठोस अवस्था में होते, ठोस होते हैं। तो बात हमारी समझ में आई। जो उच्च सदस्य हैं वो कार्बन 9 से ऊपर के सदस्य, उच्च सदस्य मतलब कार्बन 9 के ऊपर के जो सदस्य हैं वो मोम जैसे हैं, रंगहीन हैं, गंधहीन हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो हमने आपको बता दिया प्रथम तीन सदस्य तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है, प्रथम तीन सदस्य तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। तीन सदस्य के आगे अन्य 6 सदस्य कार्बन नंबर 4 से आगे, 3 के आगे 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 सदस्य खराब मक्खन की गंध वाले तैलीय द्रव है। उच्च सदस्य कार्बन 9 से आगे के जो सदस्य हैं वह मोम जैसे हैं, रंगहीन है, मोम जैसे हैं, रंगहीन है, गंधहीन है और ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं। और जो हमारा एरोमेटिक यौगिक है ये तो आप समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला होगा जो से हमारे पास एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमारे पास है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड हमारा क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बेंजोइक अम्ल अन्य एरोमेटिक, बेंजोइक अम्ल अन्य एरोमेटिक अम्ल के तुलना में रंगहीन क्रिस्टलीय, ये बेंजोइक एसिड रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। बात समझ में आया। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड कैसा है, बेंजोइक एसिड रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। तो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड कैसा है, बेंजोइक एसिड रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये तो हमारी बात हो गई पहला अवस्था रंग गंध के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लेते हैं नंबर 2, पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 भौतिक गुण लेते हैं, भौतिक गुण का दूसरा पार्ट लेते हैं, विलेयता लेते हैं। हमारे पास विलेयता किसे कहते हैं, एलिफैटिक अम्ल के प्रथम 4 सदस्य, ध्यान से सुनिए, एलिफैटिक अम्ल के प्रथम 4 सदस्य जल में अच्छी तरह विलेय होते हैं। माने कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 4 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड जल में पूर्ण विलेय हैं। माने कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जल में पूर्ण रूप से क्या है, विलेय हैं। परंतु अणुभार बढ़ने से, अणुभार बढ़ने से मतलब जैसे कार्बन 5 से आगे बढ़ेंगे, कार्बन 5 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अणुभार बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि कार्बन 5 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अणुभार बढ़ने से जल में विलेयता घटती है, ठीक है। तो एलिफैटिक अम्ल के किसके, एलिफैटिक एसिड में कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, एलिफैटिक एसिड में कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड जल में पूर्ण विलेय हैं, परंतु अणुभार बढ़ने से जल में इनकी विलेयता घटती है। तो जब अणुभार बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। परंतु सभी कार्बोक्सिलिक जो एसिड हैं, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल में है ना,
ईथर में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो हमारे पास सभी जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सभी एल्कोहल में और ईथर में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हमारे पास कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड जो जल में विलेय होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जल में क्यों विलेय होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है, जल में क्यों विलेय है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जल में इसलिए विलेय है क्योंकि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड RC+OOH जो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जल में क्यों विलेय है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जल के साथ क्या करता है, जल के साथ हमारा हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का अर्थ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है, जल में क्यों विलेय होता है, तो इसका जवाब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जल में इसलिए विलेय है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, Hb बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जल में क्यों विलेय है, क्वेश्चन उठेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में क्यों विलेय है, तो आपका जवाब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में इसलिए विलेय है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब यहाँ दूसरी बात है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के जल में पूर्ण रूप से विलेय हैं, परंतु जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जल में विलेयता घटती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जल में विलेयता क्यों घटती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा उसकी जल में विलेयता क्या होगी, घटती चली जाएगी। ये तो मैंने एलिफैटिक अम्ल की विलेयता कर दिया, एलिफैटिक अम्ल की विलेयता के बारे में समझा दिया। अब आगे हम लेते हैं एरोमेटिक का। तो एरोमेटिक में जैसे हमारे पास बेंजोइक एसिड है, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड जो है ठंडे जल में आंशिक रूप से विलेय है। तो बेंजोइक एसिड ठंडे जल में आंशिक रूप से विलेय है, लेकिन गर्म जल में ठंडे जल में एवं गर्म जल में ये बेंजोइक एसिड ठंडे जल में और गर्म जल में आंशिक रूप से विलेय है। क्या है, आंशिक रूप से विलेय है। तो हमने क्या बातें कही हैं, हमने बातें कही हैं कि बेंजोइक एसिड जो है हमारा ठंडे जल में एवं गर्म जल में आंशिक रूप से विलेय होता है। तो बेंजोइक एसिड हमारा गर्म जल में और ठंडे जल में आंशिक रूप से विलेय होता है, तथा एल्कोहल और ईथर में बेंजोइक एसिड ईथर में है ना, और एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलेय है। तो हमारे कहने का क्या अर्थ है, बेंजोइक एसिड जो हमारा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बेंजोइक एसिड है वह ठंडे जल में एवं गर्म जल में आंशिक रूप से विलेय है, जबकि बेंजोइक एसिड ईथर में और एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलेय है। तो ये तो हमारा हो गया विलेयता के बारे में। अब हम तीसरा भौतिक गुण समझाते हैं आपको। तीसरा भौतिक गुण हमारा भौतिक गुण नंबर 3 है, जिसको है नाम क्वथनांक। तो क्वथनांक के बारे में सुनिए। अणुभार में वृद्धि के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक भी बढ़ता है। इसका क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल की अपेक्षा उच्च होता है, क्योंकि अम्लों के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये, ध्यान से सुनिए इसको, अणुभार में वृद्धि, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुभार में जैसे जैसे वृद्धि होगा,
कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुभार में जैसे जैसे वृद्धि होगा वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक में वृद्धि होगा। जैसे हमारे पास फॉर्मिक एसिड HCOOH है, फिर हमारे पास CH3COOH है, फिर हमारे पास CH3CH2COOH है, इसके बाद हमारे पास CH3CH2CH2COOH है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, अणुभार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, अणुभार बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, अणुभार बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक में भी वृद्धि होगा। यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों का अणुभार, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार बढ़ रहा है तो क्वथनांक में भी वृद्धि होगा, क्योंकि अणुभार के वृद्धि होने से क्वथनांक में वृद्धि होता है। क्वथनांक समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक में अणुभार बढ़ने के साथ उसका क्वथनांक बढ़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रोपेनोइक एसिड का क्वथनांक मेथेनोइक एसिड से ज्यादा होगा। अब एथेनोइक एसिड का क्वथनांक मेथेनोइक एसिड से ज्यादा होगा, और प्रोपेनोइक एसिड का क्वथनांक एथेनोइक एसिड से ज्यादा होगा। ब्यूटेनोइक एसिड का क्वथनांक प्रोपेनोइक एसिड से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ब्यूटेनोइक एसिड का अणुभार प्रोपेनोइक से ज्यादा है, ब्यूटेनोइक एसिड का अणुभार प्रोपेनोइक से ज्यादा है, इसलिए ब्यूटेनोइक का क्वथनांक ज्यादा होगा। मेथेनोइक एसिड के क्वथनांक से एथेनोइक एसिड का क्वथनांक ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एथेनोइक एसिड का अणुभार प्रोपेनोइक एसिड से ज्यादा है, इसलिए एथेनोइक एसिड का क्वथनांक मेथेनोइक एसिड से ज्यादा होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अणुभार में वृद्धि के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्वथनांक भी बढ़ता है। अब देखिए हमारे पास समान अणुभार वाले, अब हम क्या ले रहे हैं, समान अणुभार वाले सदस्य, समान अणुभार जिनका अणुभार समान हो, समान अणुभार वाले एल्कोहल, और समान अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समान अणुभार वाले एल्कोहल और समान अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है, अगर हमारे पास एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का अणुभार समान है, जैसे हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो जैसे हमारे पास प्रोपेनाल है CH3CH2OH है। तो हमारे पास 1 2 3 12 3 36 3 2 5 2 7 1 8 और 16 6 6 12 8 20 3 20 3 2 5 6 6 12 8 20 2 हाथ में 2 1 3 2 1 3 3 6 60 है। जैसे हमारे पास प्रोपेनाल है, तो प्रोपेनाल का अणुभार क्या है, प्रोपेनाल का अणुभार 60 है। इस तरीके से हमारे पास एस्टिक एसिड है CH3COOH, तो इसका भी अणुभार क्या है, इसका भी अणुभार 60 है। तो प्रोपेनाल का अणुभार भी 60 है। 12 के 12 12 24 12 3 36 36 2 36 और 4 40 3 43 43 और 1 44 44 और 6 50 और 10 60। तो हमारे पास प्रोपेनाल का भी अणुभार 60 है और एथेनोइक एसिड का भी अणुभार 60 है। तो हमारे पास समान अणुभार वाले, तो एल्कोहल का अणुभार भी 60 है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अणुभार 60 है, दोनों का अणुभार 60 है। फिर भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक एल्कोहल के तुलना में ज्यादा होता है। क्यों भाई, क्यों, देखिए अणुभार तो दोनों का समान है ना, एल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का अणुभार समान है तो क्वथनांक समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि समान अणुभार वाले एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड यदि हमारे पास मौजूद हैं, तो समान अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल यदि मौजूद है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का
क्वथनांक एल्कोहल के तुलना में ज्यादा होता है। तो क्यों? तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड OH है, फिर हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड OH है, तो ये आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, HB बना लेते हैं। तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों अणु आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिनसे उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बंध, कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलकर के हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलकर जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, इनसे इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक एल्कोहल, समान अणुभार वाले एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलकर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिनसे उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल की तुलना में सदैव ज्यादा होता है। ये बात मैंने आपको समझा दी, आप क्वथनांक के बारे में समझा दिया आपको। अब आगे हम लेते हैं गलनांक के बारे में लेते हैं। किसके बारे में लेते हैं? गलनांक के बारे में। चौथा भौतिक गुण लेते हैं। चौथा हमारे पास भौतिक गुण है गलनांक। तो गलनांक लेते हैं। तो गलनांक के लिए बहुत ही ध्यान से सुनिए, हम कुछ बातें कहेंगे, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। सम संख्या युक्त जैसे हमारे पास CH3 CH2 C डबल OH। देखिए 1 2 3 4, तो इसमें क्या है, सम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक हमारे पास है जो है विषम कार्बन वाला C डबल OH CH3 CH2 1 2 3 4 5। ये देखिए हमारे पास क्या है, विषम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हमारे पास सम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे, हम गलनांक की बात कर रहे हैं। गलनांक की बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे पास सम कार्बन वाला, सम संख्या युक्त, ध्यान से सुनिए इसको, सम संख्या युक्त कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का गलनांक विषम संख्या वाले कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों से अधिक होता है। तो क्या आपने सुना? ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से सुनिए। सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का गलनांक सम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का गलनांक विषम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के तुलना में अधिक होता है। सुना ध्यान से? सम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का गलनांक विषम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के गलनांक के तुलना में अधिक होता है। अब प्रश्न उठेगा क्यों होता है? तो उसका जवाब है क्योंकि इसमें एकांतर प्रभाव पाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? एकांतर प्रभाव। तो ध्यान सुनिए एक बार फिर से, सम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का गलनांक विषम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के गलनांक के तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर एकांतर प्रभाव पाया जाता है। अब एकांतर प्रभाव क्या है उसको सुनिए ध्यान से। एकांतर प्रभाव किसे कहते हैं उसको समझिए। तो एकांतर प्रभाव को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सम कार्बन परमाणु युक्त
ध्यान से सुनिए, सम कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों में CH3 समूह और COOH समूह आमने सामने होते हैं, अर्थात विपरीत दिशाओं में होते हैं। अतः यह क्रिस्टल जालक में अच्छी तरह फंस जाते हैं तथा अंतरा अणुक आकर्षण बल प्रबल होता है। परिणाम स्वरूप गलनांक बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर जो सम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो सम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ये COOH और ये CH3 आमने सामने है, अर्थात विपरीत दिशाओं में है। तो विपरीत दिशाओं में होने के कारण, आमने सामने होने के कारण, विपरीत दिशाओं में होने के कारण यह क्रिस्टल जालक में अच्छी तरह से फंस जाते हैं। क्रिस्टल जालक में अच्छी तरह से क्या होते हैं, फंस जाते हैं, जिसके कारण इनका अंतराणुक आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिनके कारण इनका समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का अंतराणुक आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो जब सम कार्बन वाले अणु का आकर्षण अंतराणुक आकर्षण बल बढ़ जाता है तो इनका गलनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनका गलनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कारण समझ में आए, यह एकांतर प्रभाव कहलाता है। एकांतर प्रभाव क्या है कि सम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3 समूह COOH समूह आमने सामने होते हैं, अर्थात विपरीत दिशाओं में पाए जाते हैं, जिनके कारण क्रिस्टल जालक में अच्छी तरीके से फंस जाते हैं और जिस फंसने के कारण अंतराणुक आकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है और अंतराणुक आकर्षण बल में वृद्धि होने के कारण इनका गलनांक क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, गलनांक बढ़ जाता है। जबकि विषम वाला के देखिए, विषम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो विषम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा ये COOH समूह और ये CH3 समूह एक ही दिशा में रहते हैं। विषम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH समूह और CH3 समूह एक ही दिशा से हैं, एक ही दिशा में पाए जाते हैं। एक ही दिशा में पाए जाने के कारण यह क्रिस्टल में आसानी से नहीं फंसते। तो क्रिस्टल में जो है विषम संख्या युक्त परमाणु वाले अम्ल में CH3 समूह और COOH समूह एक ही दिशा में उपस्थित होता है, अतः यह क्रिस्टल जालक में अच्छी तरह नहीं बैठ पाते। तो यह क्रिस्टल जालक में अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाते, जिनका इनका अंतराणुक आकर्षण बल कम हो जाता है। तो अंतराणुक आकर्षण बल कम हो जाने के कारण इनका गलनांक घट जाता है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, विषम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH समूह है और ये CH3 समूह है, यह एक ही दिशा में पाया जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल जालक में ये अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाते। इनका अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, जिससे इनका गलनांक घट जाता है। जबकि सम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3 समूह COOH समूह विपरीत दिशाओं में है, अर्थात ये क्रिस्टल जालक में आसानी से जो है बैठ जाते हैं और अच्छी तरीके से फंस जाते हैं। अंतराणुक आकर्षण बल बढ़ जाता है, अंतराणुक आकर्षण बल बढ़ जाने से इनका गलनांक बढ़ जाता है। जबकि विषम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में विषम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3 समूह COOH समूह एक ही दिशा की तरफ रहता है, जो क्रिस्टल जालक में आसानी से नहीं बैठ पाता है। इनका अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर हो जाता है और अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर होने के कारण इनका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब गलनांक के बारे में हम आपको बता दें, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का गलनांक। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का गलनांक भी सुन लीजिए। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का गलनांक तथा क्वथनांक समान अणुभार वाले एलिफैटिक अम्ल के तुलना में अपेक्षाकृत उच्च होता है, क्योंकि बेंजीन वलय की तली संरचना होने के कारण जालक में अच्छी तरीके से बैठ जाता है। तो जो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जैसे हमारे पास जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन वलय की तली संरचना पाई जाती है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन रिंग की तली संरचना पाई जाती है, प्लेनर स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो बेंजोइक एसिड या किसी अन्य एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी अन्य एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बेंजीन वलय की एक प्लेनर संरचना पाई जाती है और प्लेनर संरचना के कारण ये जालक में फिट बैठ जाते हैं। तो जालक में जब अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं, इसलिए इनका क्वथनांक गलनांक, इनका एरोमेटिक यौगिकों का क्वथनांक गलनांक एलिफैटिक यौगिकों के तुलना में क्वथनांक गलनांक के तुलना में ज्यादा होता है।
तो कहने का अर्थ ये है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बेंजीन वलय पाया जाता है, बेंजीन वलय की संरचना तली होती है, प्लेनर होता है, जिसके कारण ये क्रिस्टल जालक में अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं। इसी कारण एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का गलनांक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक समान अणुभार वाले एलिफैटिक अम्ल, समान अणुभार वाले एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के तुलना में इनका क्वथनांक गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। तो हमारा हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल का भौतिक गुण, जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो हमारे पास भौतिक गुण समाप्त होता है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।